नमस्कार। इतिहास विमर्श में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में जो नव प्रवेशित छात्र हैं, जो अभी हाल ही में जिन्होंने प्रवेश लिया है प्रथम वर्ष में, उन लोगों को महाविद्यालय में आने वाले दिनों में क्या करना है, किस तरह वो अपना महाविद्यालय जाकर काम करेंगे, किस तरह जो जानकारी आपको लेनी है वो जानकारी लेंगे। आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 1 अगस्त से महाविद्यालय ओपन कर दिए गए हैं। कोविड का खतरा कुछ कम हुआ है। इस समय 15 सितंबर से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की कक्षाओं का संचालन महाविद्यालयों में हो रहा है। नव प्रवेशित छात्र जिन्होंने यूजी प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है, यूजी फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया है, वे सभी लोग 15 सितंबर से महाविद्यालय में आ रहे हैं। अधिकांश नहीं आए हैं, लेकिन जितने बच्चे आना चाह रहे हैं वो आ रहे हैं, और कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं, वे भी प्रवेश ले चुके हैं इस नवीन शिक्षा सत्र में, और वे भी अपने महाविद्यालयों में संपर्क में हैं। अभी जो क्लासेस चल रही थी वो आपको विषय से संबंधित कुछ संक्षिप्त जानकारियां दी जा रही थी, कॉलेज से संबंधित कुछ जानकारियां दी जा रही थी, भविष्य में आप किस तरह से काम करेंगे उसके संबंध में चर्चा की जा रही थी। आने वाले दिनों में हम नियमित कक्षाओं की ओर बढ़ेंगे। तो युवा साथियों से मेरा यही कहना है कि जिस तरह आप महाविद्यालय में प्रवेश करें तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान आवश्यक रूप से रखना है। वे कौन कौन सी हैं? पहली ये कि आप चूँकि नए हैं महाविद्यालय में, यूजी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और आपने हाल ही में प्रवेश लिया है, तो आप महाविद्यालय की गतिविधियों से ज़्यादा परिचित नहीं हैं। अभी तक आप स्कूल एजुकेशन से आए हैं। स्कूल और कॉलेज के जो क्लासेस का अंतर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। स्कूल में आपको जानकारियाँ टीचर्स स्वयं देते थे, आपके पास वो जानकारियाँ पहुँचती थीं। कॉलेजेस में ये जानकारियाँ आपको स्वयं जुटानी होंगी। सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वो अब आपके सामने आने वाला है। एक अंग्रेजी में कहावत है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तो जब बच्चा कॉलेज में आता है, ये माना जाता है कि वो वयस्क हो चुका है, तो अपनी जानकारियाँ स्वयं एकत्रित कर सकता है, और आपको अकेले ये जानकारियाँ एकत्रित भी करनी चाहिए बजाय अपने माता पिता को लाने के, जिससे आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक आत्मविश्वास आएगा, और अपनी जानकारियों को कैसे कलेक्ट करना है वह आपको आना है। तो महाविद्यालय में जब आप प्रवेश करेंगे तो अभी जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में प्रवेश लिया है, यूजी पीजी दोनों में, तो उन्हें सबसे पहले महाविद्यालय में जाकर प्रोस्पेक्टस लेना है। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर आपका प्रवेश पत्र भी है। उस प्रवेश पत्र को आपको साफ साफ अक्षरों में भरना है अपनी राइटिंग में। उसके साथ 3-4 फोटोग्राफ्स भी आपको लेना है पासपोर्ट साइज के, जो उसमें लगेंगे। साथ ही वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने ऑनलाइन एडमिशन लेते समय रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध कराए थे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब किया था आपने तब, और जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपने जिन पेपर्स का किया था, वो आपको सारे के सारे पेपर्स 2 सेटों में लेके आना है। एक सेट आपके इस प्रवेश पत्र के साथ लगाया जाएगा, और दूसरा जो नव प्रवेशित छात्र हैं उनका विश्वविद्यालय में नामांकन होगा, तो वो नामांकन के लिए एक सेट जाएगा। नामांकन की फीस आप ऑलरेडी अपनी जमा कर चुके हैं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से। जो बच्चे बाहर से आए हैं, अलग प्रांत से आए हैं, उन बच्चों को 200 रुपये नामांकन फीस है, और जो मध्य प्रदेश के हैं उनको 100 रुपये नामांकन फीस है। ये आप जमा कर चुके हैं। केवल बाहर के बच्चों से 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए जाएंगे। तो 2 सेट में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना है। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी कास्ट विशेष से हैं और लाभ लेना चाहते हैं, SC ST OBC, तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स भी लेके आएंगे। आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवासी प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, और अन्य जो भी। साथ ही साथ कोविड-19 के कारण इस बार आपको ऐसे बच्चों को ही महाविद्यालय में प्रवेश दिया जा रहा है जो कम से कम 1 डोज वैक्सीन का 1 डोज लगवा के आए हैं।
तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा कि मैंने एक वैक्सीन का डोज ले लिया है। अब जैसा हम देख रहे हैं अखबारों में समाचार है कि निकट भविष्य में आने वाले समय में शासन की ओर से 2 से 17 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, युवाओं के लिए वैक्सीन के डोज आ गए हैं। तो जल्दी ही सारे के सारे विद्यार्थी वैक्सीनेट होंगे और वे महाविद्यालय में आएंगे। महाविद्यालय में आने के बाद कुछ चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। एक चीज़ और यहाँ बता दूं कि जो बच्चे मेधावी स्कीम के अंतर्गत प्रवेश ले रहे हैं, उन बच्चों को अभी हाल फिलहाल 10 रुपये फीस लग रही है MP ऑनलाइन में, वो फीस आपको कटाना है। इसके बाद जब आप महाविद्यालय में आ जाएंगे, कुछ समय बाद एक विंडो है आपके महाविद्यालय में, हर एक महाविद्यालय में है, जो छात्रवृत्ति के संदर्भ में जानकारी देती है, जो स्कॉलरशिप्स जितनी भी मिलती हैं उनके बारे में जानकारी देते हैं और वहीं से सारा काम होता है महाविद्यालय का। तो आप एक पूरा का पूरा सेट, जिस माध्यम से आपको चाहे वो आप किसी भी योजना में जनधन, वो आपके जो गरीबी रेखा वाली जो योजना है उसके माध्यम से, या मेधावी विद्यार्थी अगर आप हैं तो उसके माध्यम से, या गांव की बेटी योजना के अंतर्गत आपने एडमिशन लिया, तो उस किसी भी तरीके से यदि आपने एडमिशन लिया है किसी योजना के अंतर्गत, तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इस छात्रवृत्ति कक्ष में एक फॉर्म के साथ सबमिट करने होंगे अगले 1 महीने में, जिससे आपकी वो सूची सारी की सारी बना के आगे पहुंचाई जा सके। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको परीक्षा देते समय महाविद्यालय का पूरा शुल्क जमा करना पड़ेगा, पूरी फीस आपको फिर जमा करनी पड़ेगी। इसलिए यदि आपने किसी योजना का लाभ लिया है तो आप कृपया अपने सारे डॉक्यूमेंट्स समय पर जमा जरूर करें। एक बात हो गई। दूसरा, महाविद्यालय में इस वर्ष नवीन जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके माध्यम से प्रवेश दिया गया है UG में। तो आपको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 6 पेपरों को पढ़ना पड़ेगा। पहले 3 पेपर और एक आधार पाठ्यक्रम 4 चलते थे। अब वो 3 पेपर के साथ साथ, आधार पाठ्यक्रम के साथ साथ 2 एक्स्ट्रा पेपर आपको पढ़ने हैं। एक है वोकेशनल कोर्स से संबंधित और एक है फील्ड प्रोजेक्ट से संबंधित। तो इन पेपर्स को भी आपको आने वाले दिनों में पढ़ना है, जो UG फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी खासतौर पर उनको। तो ऐसे विद्यार्थी अपना ये, आप किस पेपर को लेके, किस विषय को लेके अपना वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं, ये कंपलसरी है। किस विषय को लेकर आप अपना फील्ड प्रोजेक्ट तैयार करना चाहते हैं, ये भी कंपलसरी है। तो इसके बारे में आप महाविद्यालय में जाएंगे, उसके लिए आपके लिए काउंसलर्स बैठे हुए हैं महाविद्यालय में। तो उन काउंसलर्स से चर्चा करके महाविद्यालय में कौन कौन से वोकेशनल कोर्स और कौन कौन से फील्ड प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप से संबंधित कोर्स चल रहे हैं, उनमें आप उनको सिलेक्ट करेंगे। 1 तारीख के बाद ऐसा माना जा रहा है कि MP हायर एजुकेशन की ओर से ये लिंक पुनः ओपन की जाएगी, क्योंकि अभी जो भी बच्चे विषय चयन करके आए हैं वे MP ऑनलाइन के माध्यम से जो उन्होंने उस समय सिलेक्ट कर दिए वही विषय उनके पास हैं। अब वो विषय महाविद्यालय में चलते हैं या नहीं चलते हैं, उनकी व्यवस्था है या नहीं है, ये आप महाविद्यालय जाकर ही तय करेंगे। तो ऐसे में 1 तारीख के बाद शायद 15 दिन या 20 दिन आपको राज्य शासन देने वाला है कि आप अपने विषय से जो संबंधित विषय महाविद्यालय में चल रहे हैं उनका चयन कर लें और फिर अपना महाविद्यालय में प्रवेश पत्र सबमिट कर दें, क्योंकि उन्हीं विषय में आपको आगे चलकर परीक्षाएं देनी होंगी। तो ये आवश्यक रूप से इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप 1 तारीख के बाद अपने विषयों से संबंधित सारी जानकारी क्लियर कर लें। आपने कौन सा मेजर सब्जेक्ट लिया है, कौन सा माइनर सब्जेक्ट लिया है, कौन सा जेनेरिक सब्जेक्ट लिया है, फील्ड प्रोजेक्ट क्या है आपका, वोकेशनल कोर्स क्या लिया है, ये है। इसी के अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, महाविद्यालय चूँकि आप नए हैं तो महाविद्यालय में जब आप प्रवेश करेंगे तो NCC और NSS, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये प्रत्येक महाविद्यालय में छात्रों के विकास के लिए संचालित किए जाते हैं। अभी तक ये एक एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधि थी जिसके माध्यम से बच्चे चाहें तो प्रवेश ले सकते हैं, और अब ये कंपलसरी गतिविधि के अंतर्गत आ गई है, जिसमें NSS, NCC और स्पोर्ट्स को एक पेपर के रूप में जेनेरिक सब्जेक्ट में सम्मिलित किया गया है। तो आप चाहें जिस विषय में आपको पढ़ना है वो तो कर ही सकते हैं, एक पेपर के रूप में इसको चयन कर ही सकते हैं। साथ ही जिन महाविद्यालयों में यूनिट्स हैं, NCC की यूनिट्स है, NSS की यूनिट है, तो उसमें प्रवेश लेने के लिए, क्योंकि एक यूनिट में 100 बच्चे होते हैं, किसी महाविद्यालय में 2 यूनिट हैं, किसी में 1 यूनिट है, किसी में 3 यूनिट है,
तो आपको एनएसएस, एनसीसी और स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने को जुड़ना है। तो संबंधित शिक्षक से, जो इसके प्रभारी हैं, एनसीसी अधिकारी, एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी, स्पोर्ट टीचर आपके महाविद्यालय में नियुक्त हैं, उनसे आप इस संबंध में चर्चा कर सकते हैं, जो शासन के स्पोर्ट्स कैलेंडर के माध्यम से आपको बताएंगे कि कब कब कौन कौन सी खेल गतिविधि होती है और किस किस ग्राउंड पर जाकर आपको वो सारी चीज़ें करनी हैं। इनसे दो लाभ होने वाले हैं। एक तो आप अपनी रुचि की चीज़ कर पाएंगे, साथ ही साथ इन सारी गतिविधियों का आपके व्यक्तित्व विकास में काफ़ी लाभ मिलने वाला है। और कुछ आर्थिक मदद भी होती है जो बच्चे इन चीज़ों में भाग लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम आने वाले समय में उन वीडियोस के माध्यम से एनएसएस, एनसीसी, स्पोर्ट्स आदि पर भी चर्चा करेंगे किस किस प्रकार से बच्चे इनमें भाग लेके अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आपको इनसे जुड़ना है, इनसे संबंधित शिक्षक से मिलना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि जो प्रोस्पेक्टस आप लेने वाले हैं, उस प्रोस्पेक्टस को आपको इधर उधर नहीं फेंकना है, उसको संभाल कर रखना है। उस प्रोस्पेक्टस का पूरा अध्ययन करना है। 10-20 पेज का ये प्रोस्पेक्टस होता है। पहले पेज से लास्ट पेज तक इसका आपको अध्ययन करना है। इसमें महाविद्यालय से संबंधित सारी गतिविधियों की जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन शिक्षक क्या काम देख रहा है, आपको किस विंडो पे जाके कौन सी जानकारी मिलेगी, सूचना पटल कहाँ है, वो सारी चीज़ें आपको हर काम के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य के पास नहीं जाना है, आपको संबंधित शिक्षक से मिलना है। कोई भी परेशानी है, आप अपने विषय से संबंधित शिक्षक के विभाग में जाएं और उनसे बात करें। हर महाविद्यालय में प्रत्येक विषय का एक विभाग है, उस विभाग में उस विभाग से संबंधित विभाग अध्यक्ष और शिक्षक सब मिलते हैं। तो आप वहाँ जा, या स्टाफ रूम है महाविद्यालय का, आप स्टाफ रूम में जाके चर्चा इस तरह की कर सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको होना चाहिए, सारी जानकारी आपको लेना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ये सारी की सारी जानकारी ही आपको आगे बढ़ाती है। क्योंकि आजकल हमने ये भी देखा है कि कुछ बच्चों ने एमपी ऑनलाइन में जाके रजिस्ट्रेशन करा दिया, फीस भी सबमिट कर दी, लेकिन निर्धारित समय पे जो प्रथम द्वितीय चरण जो थे एडमिशन के, उन दोनों ही चरण में उन्होंने प्रवेश की प्रक्रिया पूरी नहीं की। या जो सीएलसी राउंड अभी जो लेटेस्ट बीता है और 30 तारीख को उसकी लास्ट डेट है, उसमें भी सीएलसी राउंड में बच्चे आए नहीं। और अब बीच में आके महाविद्यालय पूछते हैं कि अब हम क्या करें, हमने तो पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है। तो ऐसे बच्चों को भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष महाविद्यालय में एमपी हायर एजुकेशन की ओर से लगभग 30% सीट्स प्रत्येक महाविद्यालय में बढ़ाई गई हैं। तो जो बच्चे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, वेरिफिकेशन करा चुके हैं, किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाए हैं, वे बच्चे भी 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में महाविद्यालय में पहुंचकर अपना आवेदन दे सकते हैं। यदि महाविद्यालय में सीट खाली है तो उस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। यहाँ मैं विशेष बात और आपसे ये कहना चाहूँगा कि मान लो कोई बच्चा भोपाल में अपना आवेदन करके आया है और अब उसे भोपाल नहीं ग्वालियर में पढ़ना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन भोपाल में उसने कराया है, वह बच्चा भी ग्वालियर में एडमिशन ले सकता है। अर्थात एमपी में कहीं भी, मध्य प्रदेश में आपने कहीं भी अगर एडमिशन की प्रोसेस मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन के पोर्टल के माध्यम से शुल्क जमा करके पूरी की है, तो आप अपने मनपसंद के किसी भी महाविद्यालय में जाकर 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में उन्हीं बच्चों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन पहले कराया हुआ है। तो अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस समय जो 1 से 10 अक्टूबर तक प्रवेश की प्रोसेस होगी, उसमें आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जितने भी आवेदन महाविद्यालय में आएंगे, उस मेरिट लिस्ट के आधार पर एक निश्चित समय आपको दिया जाएगा। 3 दिन 4 दिन नहीं मिलेंगे, हो सकता है 2 घंटे 4 घंटे का समय मिले, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति रहती है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो इसलिए यदि आपका नाम आए तो आप गंभीरता से तुरंत फीस सबमिट करके अपना एडमिशन जो है वो पक्का कर लें, अदरवाइज आपको आने वाले समय में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखें। महाविद्यालय में किसी और के बहकावे में ना आए, आप संबंधित शिक्षक से बात करें, किसी की कहने सुनने में ना आए। विंडोज़ बनी हुई हैं, संबंधित बोर्ड लगे हुए हैं, रैगिंग कमेटी का बोर्ड है बच्चियों के लिए, उनसे संबंधित जो भी कोई समस्या है उसके लिए टीचर निर्धारित है। हर चीज़ का एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त है आपके महाविद्यालय में, उसके बोर्ड्स भी हैं जगह जगह पर। साथ ही साथ आपके प्रोस्पेक्टस में उस टीचर्स का नाम भी है और उनके फ़ोन नंबर भी हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। और आपके जो मित्र
इस वर्ष नवीन प्रवेश के माध्यम से महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं, या जो बच्चे जो हैं सेकंड ईयर और फाइनल और पीजी के थर्ड सेमेस्टर में बैठने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं, वे बच्चे भी इतिहास विमर्श की इस यूट्यूब चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। अभी तक मैंने देखा है कि बच्चे अपने लाभ के लिए जानकारी ले लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते और बाद में परेशान होते हैं, फिर पूछते हैं कि साहब कौन सी चैनल है वो बता दीजिए। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का जो पॉइंट है उसको आप अगर पुश करेंगे तो आपको सारी की सारी जो नोटिफिकेशंस इस चैनल के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ये सारी जानकारी आपके काम आने वाली है। आने वाले समय में हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे, जो आपके सिलेबस हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, अलग अलग विषय में अलग अलग शिक्षकों से बात करेंगे। एनएसएस एनसीसी आप कैसे लें, वोकेशनल कोर्स में आप क्या करें, या फील्ड प्रोजेक्ट इत्यादि में आप किस तरह से काम करेंगे, उन सारी चीज़ों की चर्चा हम इतिहास विमर्श में करने वाले हैं। तो आपसे फिर मैं यही एक निवेदन करूंगा कि आप इतिहास विमर्श की इस YouTube चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। जानकारी आपको पसंद आए तो आप उसको लाइक करें। अगर आपकी कोई जिज्ञासा इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में है, कोई प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स करें, अपनी जानकारी जो लेना चाहते हैं वो लिखें। मैं आपको तत्काल वो जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको वो जानकारी मिले जिससे आपको कोई प्रॉब्लम या किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। और साथ ही साथ आपके कई विद्यार्थी जो मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर प्रवेश ले रहे हैं, नए हैं, पहली बार कॉलेज जाएंगे, ऐसे विद्यार्थियों के लिए आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर या इंस्टाग्राम वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं, उस साइट का उपयोग करके इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें। पिछली वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में कुछ वीडियो हैं, एनएसएस के संबंध में कुछ वीडियो हैं, कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों के संबंध में भी कुछ वीडियोज़ हैं, आप उनका लाभ ले सकते हैं। और कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।